मिर्जापुर में है और ये शहरी सिटी क्लब के एक ग्राउंड है, वो ग्राउंड में हम हैं और यहाँ हमारे साथ मिर्जापुर के युवा नेता है हरिचंद बिंद। आइए इनसे संवाद करते हैं, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना कि किसी के मोहताज नहीं है। चाँद तो ऐसे चमकता है, चाहे वो राजनीतिक में हो या ना हो, लेकिन पहचान तो समाज सेवा भी करके बना सकते हो, क्योंकि हम जब किसी के काम आते हैं तभी हमें वो सामने वाला जानता है। तो आइए सबसे पहले भैया से परिचय करते हैं, फिर इनके बारे में संवाद करें। भैया 9 12 टीवी में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं हरिश्चंद जी, राजनीति करता हूँ, यही मेरा जीवन है। और समाज की बेहतरी के लिए, एक नई दुनिया बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कि जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था दबे कुचले हाशिए के लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था पूंजी की व्यवस्था है। पूंजी की व्यवस्था है जी, पूंजी की व्यवस्था है। तो इसमें ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो ये वर्तमान सरकारें हैं या आज़ादी के बाद जो लोगों ने सपना देखा था, एक नए हिंदुस्तान का सपना देखा था कि जिसमें स्वराज होगा, अपना राज होगा, हम आज़ादी से अपना व्यवसाय करेंगे, हम आज़ादी से कहीं रह लेंगे, हमारे ऊपर जो सत्ता होगी हमारे लिए व्यवस्थाएं बनाएंगी। लेकिन आज हम जब देखते हैं तो सत्ता क्या कर रही है, हमारा शोषण कर रही है, हमारे संसाधनों को छीनती है, हमारे ऊपर नियम थोपती है, और वो भी नियम जो ब्रिटिश काल में नहीं थे, उससे भयानक नियम बना देती है। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम सवाल हमेशा आता है कि आप शिक्षा लीजिए। तो आप देखेंगे देश की शिक्षा व्यवस्था में 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था है। एक गरीबों की शिक्षा है और एक अमीरों की शिक्षा है। एक प्राइमरी स्कूल जो गवर्नमेंट से चलते हैं और एक कॉन्वेंट स्कूल जो पूंजीपतियों के चलते हैं। तो ये दोनों की जो शिक्षा है, एक इंग्लिश मीडियम है, एक हिंदी मीडियम है। चलो हम कह रहे हैं कि गरीब का बच्चा किसी प्रकार से पढ़ लिया, लेकिन आज ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि कंपटीशन का दौर है, उसमें कई स्तर पार करके आप एक सरकारी मामूली सा ग्रुप डी का नौकरी पाने में भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और डीएम कलेक्टर की बात छोड़ दीजिए। तो इस हालात में ये जो हाशिए के समाज है, जिसमें हमारा बिंद समाज आता है, बिल्कुल अति पिछड़ा समाज है। इस अति पिछड़े समाज के साथ 75 साल की आज़ादी में एक भी ऐसा नियम बता दीजिए जो स्पेसिफिक हमारे समाज के लिए बना हो। नहीं बनाया गया है। हम हमेशा सरकारें चुनते क्या आए हैं, हमने बस वोट कर दिया। कभी वोट देने का अधिकार नहीं था, कुछ जागरूक हुए तो वोट बूथ तक पहुँच गए। अब कुछ जागरूक हुए हैं तो हमारे लोग थोड़ा सा लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। भैया जी, सबसे पहले मैं तो आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो राजनीति होता है, पॉलिटिक्स होता है, वो कहीं ना कहीं समाज को मिसयूज करता है। और वो मिसयूज तो जैसे आपके समाज में अगर कोई दिक्कतें आती है, उनके पास अगर उनको ये समाज के लोग कोई जैसे सर्व समाज फ़ोन करता है, तो कहीं ना कहीं वो इग्नोर करते हैं। तो उनकी जो समस्याएं हैं, ज़मीन पे जो समस्याएं हैं, अगर मैं ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं भदोही बस नहीं, पूरे ऑल ओवर कंट्री में हर जगह जाके देखता हूँ कि लोगों की जो समस्या है वो है, रह गई है, लेकिन हम वहाँ जाके खाली चेयर भरते हैं, वहाँ की चीज़ों को मतलब यहाँ के अभी शोभा बढ़ाते हैं। बट हमारी जो समस्या है, व्यक्तिगत जो चीज़ें हैं, गांव में जो समस्याएं हैं, वो चीज़ों पे क्यों नहीं बात करते, वो नहीं कर चीज़ें। और जो एजुकेशन के लिए बोले आप, एजुकेटेड इज इम्पोर्टेंट, मतलब आप पढ़ोगे नहीं तो बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आने वाला कल बहुत डिजिटल होने वाला है और आपको उसी तेजी में, उसी हवा में निकलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप बिखर जाओगे। तो बिखरते हुए लोगों को क्या बताओगे आप, युवा क्षेत्रों को? मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं कि आपने कहा राजनीति जनता का मिसयूज करती है। इसका मतलब ये है कि जनता राजनीति को नहीं समझती। ये राजनीति है, जैसे राजनीति कोई गलत चीज नहीं है, न नेता गलत है। नेता शब्द बहुत पवित्र है, राजनीति बहुत पवित्र काम है। लेकिन जब किसी भी तरीके का व्यापार कर दिया जाता है, आज अगर हम किसी को नेता कहते हैं तो एक भद्दी सी गाली हो जाती है। नेता शब्द का अर्थ होता है नेतृत्व करना। जो समाज के हक अधिकारी को लड़े वो नेता है, न कि कोई बढ़िया सा गाड़ी ले ले, 4 गनर ले ले, 4 गुंडे टाइप के लोग ले ले, अच्छा सा कपड़ा पहन ले, लेकिन उसके पास विचार नहीं हो, उसके पास योजनाएं नहीं हो, उसका जमीन से कोई जुड़ाव न हो। ऐसे व्यक्ति को अगर हम नेता मानते हैं तो निश्चित तौर पे हम किसी न किसी दलदल में फंसेंगे। देखिए, शिक्षा की बात आप किए हैं, शिक्षा सवाल को पैदा करती है। अगर जो शिक्षा सवाल नहीं पैदा कर सकती, वो शिक्षा बेकार है, खराब है। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है सिर्फ सस्ता मजदूर बनाने की व्यवस्था है। हम जो पढ़ाई करते हैं
किसी न किसी फैक्ट्री के लिए, किसी न किसी कंपनी के लिए, या इस सरकार में हम जाने के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको कहीं न कहीं आय मिलता है, पावर मिलती है। तो शिक्षा तो हमारे मस्तिष्क को खोलती है, तर्क करना सिखाती है, सवाल पैदा करती है। अगर हम किसी चीज़ को मान लेते हैं तो उसमें बहुत तरह सा तर्क होता है। जैसे मैं कहूं कि आप मेरे साथ चलिए यहाँ से, तो आपके अंदर सवाल होगा कि हम क्यों चले। अगर आपने सवाल नहीं किया, इसका मतलब है कि आपके अंदर तर्क शक्ति नहीं है, आप एक भीड़ है और एक असंगठित भीड़ है। तो इन सब चीज़ों को लेके अगर आप नेता को दोष दे रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको अपनी तरफ भी देखना होगा कि किस व्यवस्था, किस व्यक्ति के साथ हम खड़े हैं, उसका वजूद क्या है, उसका काम क्या है, ये तर्क के आधार पे आएगा। और अगर हम तर्क करना चाहेंगे तो ही हमें समस्याओं का समाधान दिखेगा। आपने जो बोला कि तर्क करना चाहिए, बट हमने जो राजनीतिक क्षेत्र है, पॉलिटिक्स क्षेत्र है, कुछ ऐसे जो होते हैं नेता कर रहे हैं, बट मिसयूज जहाँ होता है, जैसे तमाम ऐसी दिक्कतें आती हैं, उनके घर पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो क्या होता है कि अपने ही जो लगाव में रहते हैं उनके पास कॉल करते हैं, लेकिन वो चीज़ों को इग्नोर करते हैं, वो सुनते नहीं। जब अभी क्या है, आंधी तूफान चली है, आंधी तूफान में तो लोग थोड़ा सा दिखावा कर देते हैं, तो वो आंधी तूफान में वो हमेशा होना चाहिए ना, वो 5 सालों तक होना चाहिए। सरल सा जवाब है, जब कोई समस्या आती है किसी व्यक्ति विशेष पे तो अपने आसपास के लोगों को याद करता है, लेकिन ये उसका भी दायित्व तो बनता है कि ऐसी समस्याओं का सामना करने से पहले और लोगों के साथ वो समस्याएं होती हैं, तब वो व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ा होता। यानी इस व्यवस्था को पहले समझना पड़ेगा। आप जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, जिस कानून के अंदर रख रहे हैं, तो उसको आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो निश्चित तौर पे किसी और का सहारा आपको लेना पड़ेगा। अगर कोई सहारा नहीं देता है तो ठीक है, आप अपनी आत्मशक्ति को जगाइए। और ऐसा नहीं है कि नेताओं की कमी है इस देश में, सही सच्चे जमीनी नेता हैं, आप उनको नेता मानिए तो सही, आप उनको मानना सीखिए, उनको एक्सेप्ट करिए। आप अपने नेता का पैमाना बदलिए, जिस लेवल का नेता आपको चाहिए उस लेवल को थोड़ा नीचे करिए, आपको दिख जाएगा आपका नेता जो आपकी मुक्ति करेगा, आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। भैया एक सवाल और था आपसे कि जो 10-12 वाले हैं, 10वीं 12वीं छात्र हैं, वो 10वीं 12वीं करने के बाद भटक जाते हैं, मतलब 12वीं के बाद भटक जाते हैं कि हम ग्रेजुएशन में क्या करें। क्योंकि एक देखिए अभी हमारे बड़े भाई सिंगर पंकज जी ने बताया कि हम जैसे कहते हैं ना, परिस्थिति हमको गुलाम बना लेती है, परिस्थिति को हम गुलाम बना लेना, क्यों हम उनसे गुलाम हो रहे हैं। अगर हम चाहें तो यूपीएससी की तैयारी करें और डॉक्टर पीएचडी या एमबीबीएस कर सकते हैं, तो ये चीज़ों पे क्यों लोग देर रहे हैं। अब इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ। देखिए, हमने बताया ना, 2 तरह की शिक्षा है, एक गरीबों की शिक्षा, एक अमीरों की शिक्षा। किसी जिलाधिकारी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, किसी प्रोफेसर के घर में पैदा होता है, किसी मंत्री के घर में जब बच्चा पेट में होता है, पैदा नहीं हुआ अभी, पेट में होता है, उसके लिए कौन सा स्कूल होगा, कौन सा अस्पताल होगा, कौन सा कोचिंग होगा, वो पहले से ही तय कर लिया जाता है। आप अपने जिस वंचित समाज की बात कर रहे हैं, वहाँ सोचो कि लड़का 18 साल की उम्र हो गया है, 12वीं पास किया है, अब वो तय करेगा कि हमारा रास्ता क्या होगा। तो आपके बीच में जो गैप है, वो गैप आपको दिशा नहीं दे पाती। जो जड़ पे जो बीज जो हम डालते हैं नर्सरी, उस नर्सरी को खाद पानी और देख रेख करना की जरूरत होती है ना। धान लगाते हैं, आप देखते हैं ना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है उस बीज को जब पैदा हो, डालने से पहले निर्णय किया जाता है कि उसको कैसे डाला जाएगा, कौन खाद पड़ेगा और उसका कैसे रोपण होगा, उस किस खेत पे लगेगा। तो ये तैयारी करके जब किसान खेती करता है, तो वही समाज में भी अप्लाई करिए, परिवार में भी वही नियम होता है कि उसका पहले से तय जब आप करेंगे तो आपका जो आखिरी फल होगा वो बहुत अच्छा होगा। जी जी सकारात्मक सोच होना चाहिए। हमारे साथ एक सवाल और था भैया आपसे कि आप मिर्ज़ापुर क्षेत्र में एक चर्चित चेहरा है जो युवा में जाने जाते हैं, बट क्या होता है कि कुछ पॉलिटिक्स वाले होते हैं जो पैसे के दम पे अपने आप को अलग पहचान देते हैं, बट जो रियल में जो समाज सेवा करते हैं उन लोगों को हम खोजते हैं, क्योंकि उनकी जो अभी हमारे बीच में एक 12 फेल मूवी आई है जो आईपीएस मनोज शर्मा की स्थिति इस तरीके से था कि हम कहते हैं ना, परिस्थितियों क्यों गुलाम हम बन रहे हैं, हम परिस्थिति को गुलाम बना लेना। अगर हमारी जिद है कि हम ये करेंगे तो करेंगे,
खान सर का क्लास चल रहा है, वहाँ से आप खान सर के क्लास से आप ऑनलाइन फ्री क्लासेस है, वहाँ से आप एडमिशन भी कर सकते हो। वहाँ खान सर ने कितना सुविधाएं दे चुकी है कि वहाँ से यूपीएससी करिए, आप करोगे तब तो होगा। आपका जो लाइफ है ये हम एक दिन ऐसा आता है, एक दिन हमारा एक पल को घटाता है, मतलब हम एक दिन घट रहे हैं। कल का जो हमारा जीने का समय है, एक दिन हम घट रहे हैं, तो हम अपना 1 मिनट का अमूल्य टाइम बनाए ना, उस समय को हम सही जगह सही दिशा में डालना चाहिए। युवाओं को इस पे क्या आपका संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा ये संदेश है कि आप जिस व्यवस्था में रह रहे हैं उसमें से शिक्षा है वो बाजार के हाथों में है, और आप जिस नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं पहले तो अपना ये उद्देश्य बदलिए कि शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं है। शिक्षा का मतलब ये है कि हमारे मस्तिष्क का विकास हो और हम इस व्यवस्था में अपना स्थान बना सके। गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी, आप देख रहे हैं नौकरियों की कितनी बदहाल स्थिति है। एक मिनट भैया, लेकिन अभी शिक्षा में लोग यही देख रहे हैं कि हम पढ़ेंगे तो नौकरी करेंगे, तो वो पहले से डिसाइड करके बैठे कि नहीं अब क्या करेंगे पढ़ के। हमारा जो 12वीं करने के बाद हम दो साल हम जाके मुंबई कमा लेंगे, फिर हम अपना घर बना लेंगे और वैसे अपने बचपन में देखिए, जब आप 5वीं 6वीं में पढ़ते थे तो कितनी कोचिंगें थी, कितनी कोचिंगें थी। अब ऑनलाइन कोचिंग का जमाना आ गया है। मतलब आप समझो कि जो चीज जमीन पे थी वो अब अदृश्य हो गई, तो अब उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। अब उसके लिए जो पे करेगा वो लेगा, जो पे नहीं करेगा वो नहीं लेगा। तो इस महंगी व्यवस्था में हम कैसे घिर गए। नौकरी भी नहीं है, फैक्ट्री में काम भी नहीं है, किसानी करते हैं उसकी आय भी नहीं है, कारीगरी करते हैं उसकी आय नहीं है। तो जब तक अपने मूल ज्ञान पे हम वापस नहीं लौटेंगे, शिक्षा को लेके मूल ज्ञान पे, हम कारीगरी करते हैं, किसानी करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, हम इस व्यवस्था से ये मांग करें कि हमें इसी काम की वाजिब कीमत मिलनी चाहिए। जब आपको देखिए, लड़ाई तो आय की है, हम कलेक्टर इसलिए बनना चाहते हैं कि 1.5 लाख सैलरी मिलेगी, सुख सुविधाएं मिलेगी। अगर एक किसान के लड़के को भी उतनी आय मिल जाए, यही तो इस देश में कहा गया था ना, आज़ादी हुई थी तो बोला गया था कि समता आएगी। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है ना, समता, समानता, बंधुता। तो ये चीजें कब आएंगी? जब सभी को आप समान रूप से आय निर्धारित करोगे। एक कलेक्टर कितना काम करता है कि किसान उतना काम नहीं करता। किसान का भी काम महत्वपूर्ण है, कलेक्टर का काम भी महत्वपूर्ण है, दोनों का ज्ञान महत्वपूर्ण है। बिना किसान से देश नहीं चलेगा, कलेक्टर से हो सकता है देश चल जाए। तो ये समाज जो है, समाज अपने तरफ से ये दावा करे, इसकी लड़ाई लड़े, आंदोलन करे इस बात को लेके कि जितनी आय एक सरकारी कर्मचारी की होती है उतनी आय हमारी भी होनी चाहिए। और यही तो लोकतंत्र है। ऐसे ही तो गैर बराबरी खत्म होगी। गैर बराबरी कैसे खत्म होगी? जब आप एक काम करके हमसे 20 गुना ज़्यादा आय ले रहे हैं, उसी काम का हमको 2 रुपया मिल रहा है, आपको 100 रुपया मिल रहा है, तो हमारी आपकी बराबरी कैसे होगी? तो ये गैर बराबरी जो दुनिया में बनाई गई है, उसको समाप्त करने का एक ही तरीका है कि आय का समान हो। ये जो सरकारें हैं, ये ऐसी व्यवस्था बनाए, इनका जो वेतन आयोग है ऐसी व्यवस्था बनाए कि एक किसान की आय, एक कारीगर की आय, एक मजदूर की आय सरकारी कर्मचारी के बराबर हो। किस सरकारी कर्मचारी से नहीं, सिर्फ सरकारी कर्मचारी के बराबर हम कह रहे हैं। ग्रुप डी वाले के भी बराबरी देगा तो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लेगा, उसकी दवाई कर लेगा और भौतिक जरूरत की चीज़ें इकट्ठा कर लेगा, घर बना लेगा। आज बताइए, 76 साल की आज़ादी में हम इस दौर में खड़े हैं, इतने बड़े समाज को आप देख रहे हैं, इसमें कितने कलेक्टर मिलते हैं आपको, कितने आईपीएस हैं, कितने मंत्री हैं? हाँ, छोटे छोटे पदों में वो लोग हैं जो पहले से समर्थ रहे हैं, जो थोड़े से खेतिया टाइप के हैं, भूमिधर हैं, उनके ही बच्चे थोड़े से पढ़ लिखे हुए हैं। बाकी समाज वैसा का वैसा है। हमारे समाज के 15 साल, 12 से 15 साल बच्चा हुआ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में जाके कमाई करता है। आप उस समाज की पीड़ा कैसे समझेंगे? वो तो पढ़ ही नहीं पाता, वो तो समाज को देख ही नहीं पाता, दुनिया देख ही नहीं पाता, वो किसी फैक्ट्री के अधीन हो जाता है। जब उस फैक्ट्री के अधीन हो जाता है तो क्या इस व्यवस्था से लड़ेगा? उसकी चेतना तो मर गई, उसकी चेतना तो भूख ने मार दिया।
जब उसके ऊपर भूख हावी हो गई तो फिर वो क्या लड़ाई लड़ेगा। तो इस चेतना को जगाना है। तमाम सवालों का जवाब तब मिल जाएगा जब आप राजनीतिक रूप से ज़मीन पे जब उतरेंगे और लोगों की शक्ति को जगाएंगे, लोगों की शक्ति, उनमें विश्वास पैदा करिए कि आप लड़ सकते हैं, इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। और आप ही व्यवस्था को बनाए हैं, इस व्यवस्था को बनाने में आपका योगदान है। ये देश आपके भरोसे चल रहा है।